हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने चैनल मारुति द एग्ज़ाम वॉरियर में। आप यहाँ देख सकते हैं ये 3 नए एक्ट हैं जो है BSA, BNS और BNSS, जिसकी फुल फॉर्म है भारतीय साक्ष्य अधिनियम, भारतीय न्याय संहिता और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। ठीक है, ये 3 एक्ट इंट्रोड्यूस हुए हैं और इनकी जगह हम पहले देखें तो एविडेंस एक्ट था यहाँ पर, इंडियन एविडेंस एक्ट, और BNS की जगह था हमारे पास IPC और CRPC था BNSS की जगह पर। ठीक है, तो अब इनको रिप्लेस कर दिया नए एक्ट्स ने। अगर इसमें पूछे आपसे एसेंट प्रेसिडेंट की कब ली गई थी, तो आपका आंसर होगा 25 दिसंबर 2023। ठीक है, और अगर इन्फोर्समेंट या प्रवर्तन या लागू होने की तिथि पूछे तो वो क्या होगी, 1 जुलाई 2024। ठीक है, ये दोनों ही क्वेश्चंस प्री में पूछे जाते हैं, तो आपको ये याद रखना है। एक चीज़ और, हम यहाँ पर जो एक्ट शुरू करेंगे इन तीनों में से वो होगा BNS। ठीक है, BNS हम पहले शुरू करेंगे, एक सीरीज़ लाएंगे जिसमें मैं आपको एक कंप्लीट BNS कराऊंगी। और जैसे अगर हम BNS की बात कर रहे हैं तो उसका कभी कभी एक्ट नंबर पूछ दिया जाता है। पुराना भी अगर हम IPC देखें तो उसका भी 45 था और इसका भी 45 है। ठीक है, ये एक इंट्रोडक्शन क्लास है जिसमें आपको नॉर्मल बताया जाएगा कि कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। ये जो क्लास होगी, सीरीज़ जो हम लाएंगे, ये प्री पॉइंट ऑफ व्यू से होगी। ठीक है, तो हम बात करें अगर इसके हम चैप्टर्स की, तो कितने चैप्टर हैं इस बार हमारे पास है 20 चैप्टर्स। ठीक है, 20 चैप्टर्स में अगर हम सेक्शन की बात करें तो सेक्शन है हमारे पास 358। ठीक है, पहले आपको याद होंगे 511 थे, तो बहुत सारे सेक्शंस जो ऐसे थे जो हम यूज़ नहीं करते थे, इस बार वो हटा दिए हैं। ठीक है, अब ये जो चैप्टर्स हैं और ये सेक्शन है, ये भी 1 नंबर में पूछ लिए जाते हैं। ठीक, अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कौन सा चैप्टर कितने नंबर पे है, मतलब फर्स्ट में कौन सा है, थर्ड चैप्टर कौन सा है, सेकंड कौन सा है, और वो सेक्शन कहाँ से कहाँ तक में आता है। ठीक है, जैसे फर्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर चैप्टर फर्स्ट की, तो वो प्रारंभिक के बारे में आता है। देखिए, मैं पूरा नहीं लिखूँगी, मैं बस आपको कीवर्ड दे रही हूँ जिससे आपको याद रहे। ठीक है, प्रारंभिक की अगर हम बात करें तो यह सेक्शन 1 से लेकर 3 तक जाएगा। ठीक है, आपको साथ के साथ याद करते चलना है जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, सेकंड चैप्टर की अगर हम बात करें तो सेकंड क्या है हमारा, पनिशमेंट, दंड के विषय में। सिर्फ मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ जिससे आपको आसानी से याद हो जाए। तो ये 4 से लेकर 13, मतलब 4 से 13 तक चलेगा। उसके बाद अगर हम थर्ड चैप्टर की बात करें तो कौन से होंगे, साधारण अपवाद, आप सीधे अपवाद भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये होगा 14 से कितना जाएगा, 44। ठीक है, ऐसे करके आपको एक पूरा सीरीज़ बनानी है। आप ऐसे यहाँ लिखेंगे 4, 5, 6, 7, 8 और यहाँ चैप्टर्स और किस सेक्शन से कहाँ तक है। ठीक है, ये क्या होगा, आपके जो प्री एग्ज़ाम है उसमें पूछ लिया जाता है कभी कभी 1 नंबर में, तो वो 1 नंबर आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, मैं आपको एक दिखाती हूँ, जैसे मैंने बनाया हुआ है अपने नोट्स में, आप देख सकते हैं, ये है, इस पर मैंने पूरा लिखा हुआ है कौन सा चैप्टर है, किस सेक्शंस तक है। तो ऐसे आप अपने नोट्स बनाएंगे तो आपको एग्ज़ाम टाइम में बहुत हेल्प मिलेगी। तो हम यहाँ पर फटाफट देख लेते हैं, इससे क्या होगा, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा और आप आसानी से इसे यहाँ से देख के भी लिख सकते हैं, आपको अलग से पेज पलटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हम दुष्प्रेरण 4 चैप्टर है हमारा 45 से 62 तक। ठीक है, फिर महिला और बालकों के विरुद्ध अपराध, ये पहले नहीं था अलग से चैप्टर, अभी इस बार अलग से एक चैप्टर बनाया गया है, ये 63 से 99 तक है। फिर शरीर के विरुद्ध अपराध 100 से 146 तक, राज्य के विरुद्ध अपराध 147 से 158, सेना संबंधी अपराध 159 से 168। इसको पता है, एक अगर आप याद करेंगे, एक को बेनिफिट ये होगा कि कभी
इनमें से किसी सेक्शन से आपको कोई क्वेश्चन पूछा जाता है और वहाँ ऑप्शन में जैसे 4 सेक्शन दे दिए, तो अगर आपको ये याद है कि इस किस सीरीज़ में था, किस सेक्शन से किस सेक्शन तक लाई करता था, तो आप उसमें जो टिक मार्क है वो भी आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो निर्वाचन संबंधी अपराध 169 से 177, सिक्के स्टाम्प के बारे में 178 से 188, लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराध 189 से 197, लोक सेवक द्वारा अपराध 198 से 205, लोक सेवक का अपमान 206 से 226, मिथ्या साक्ष्य 227 से 269 और लोक स्वास्थ्य या न्यूसेंस वाला चैप्टर जो है वो 270 से 297। ठीक है, फिर धर्म संबंधी अपराध 298 से 302 तक। फिर यहाँ देखेंगे संपत्ति के विरुद्ध अपराध 303 से 334, दस्तावेज और संपत्ति चिन्ह वाले 335 से 350 तक। बात करें आपराधिक अभिप्रास मानहानि की तो 351 से लेकर 357 तक। ठीक है, लास्ट 20 चैप्टर जो है वो निरसन और व्यावर्ती मतलब सेविंग क्लॉज वाला है 358, यहाँ पर आपकी ख़त्म है। ठीक है, देखिए अब किसी भी प्री एग्ज़ाम को निकालने के लिए आपके पास एक बेयर ज़रूर होना चाहिए। वो आप कोई से भी पब्लिशर का ले सकते हैं और वो डिग्लॉट में अगर आप लें तो वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उसमें दोनों ही लैंग्वेज आपको मिल जाती हैं, जिससे आपको प्रॉब्लम नहीं होती है। और देखिए जो आ रहे हैं नए डिग्लॉट जो एडिशन बेयर एक्ट का आ रहा है, उसमें क्या है, एक तरफ आपको BNS और एक तरफ IPC दोनों के सेक्शन का कंपैरिजन करके दिया हुआ है, जिसको अगर आपने पुराना याद करा हुआ है तो उससे आपको नए वाला याद करने में थोड़ी सी हेल्प मिल सकती है। ठीक है, आप इसमें यहाँ भी देख सकते हैं नए सेक्शन कौन से हैं, आप इसे मेरी तरह टिक भी लगा सकते हैं कि कौन से नए ऐड करे गए हैं। ठीक है, उससे क्या है आपको याद करने में थोड़ी सी हेल्प मिल जाती है। आप यहाँ पर अपने बेयर एक्ट में लिख भी सकते हैं छोटी छोटी चीज़ें, जिससे आपको एग्ज़ाम टाइम में याद रहे। और अब देखिए हम बात करते हैं इसके सेक्शन 1 की। ठीक है, मैंने आपको इन्फोर्समेंट डेट और इनेक्टमेंट डेट दोनों बता दी हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप अपने फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हैं। और अब हम देखिए पढ़ेंगे अध्याय 1 मतलब चैप्टर 1 का सेक्शन 1। सेक्शन 1 में आप यहाँ देख सकते हैं 6 क्लॉज हैं। ठीक है, आपको दिख रहा होगा क्लियर। तो फर्स्ट क्लॉज का जो फर्स्ट सेक्शन का जो फर्स्ट क्लॉज है वो क्या बता रहा है, नाम के बारे में, कि इस जो एक्ट है इसका नाम क्या है। तो उसका नाम हमने क्या पढ़ा है, भारतीय न्याय संहिता 2023, जिसको आप शॉर्ट में क्या बोल सकते हो, BNS। ठीक है, 2023। यहाँ पर उन्होंने बोला है सेकंड क्लॉज में कि प्रवर्तन की वो तारीख होगी जो राज्य सरकार अधिसूचना में नियत करेगी। ठीक है, तो वो हमारे पास क्या है जो पूछेगा अगर एग्ज़ाम में, तो 1 जुलाई 2024। आप अपने ऐसे डायरेक्ट में लिख सकते हैं, जिससे आपको एकदम देखेंगे तो आपको रिमाइंड में आ जाएगा। अब हम सेक्शन 1 के क्लॉज 3 में पढ़ेंगे। ये पहले IPC का कौन सा सेक्शन था, सेक्शन 2। ठीक है, यहाँ पर आप ऐसे मेरी तरह शॉर्ट में लिख सकते हैं, जिससे आपको याद रहे। ठीक है, तो क्लॉज 3 कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति इस संहिता के उपबंधों के प्रतिकूल प्रत्येक कार्य या लोप के लिए जिसका वो भारत के भीतर दोषी होगा, किसी संहिता के अधीन दंडनीय होगा, अन्यथा नहीं। इसी संहिता में दंडनीय होगा। ठीक है, तो कहना क्या चाह रहा है, वो कह रहा है कि जो इस एक्ट है, जो भी ये हमारा एक्ट है, कौन सा एक्ट है, BNS, तो इसके जो भी प्रोविज़न है, अगर आप उसके अगेंस्ट कोई कार्य करते हैं या कोई लोप करते हैं, मतलब कोई आपने वर्क करा या कोई ओमिशन करा, तो आप इसी एक्ट में दोषी होंगे। ठीक है, अन्यथा नहीं होंगे। तो अगर आप जैसे अब उन्होंने बताया है, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, तो हम कहाँ थे, हम यहाँ थे कि अगर इस संहिता में कोई कार्य बताया गया है और आप उस कार्य को नहीं करते हैं, ठीक है, आप उसका ओमिशन कर रहे हैं, लोप कर रहे हैं, तो भी आप पनिशेबल होंगे। और कोई कार्य पनिशेबल बताया गया है और आप उसको कर रहे हैं, जैसे अब इसमें बताया गया है मर्डर के बारे में, अब आप किसी का मर्डर करेंगे तो आपको पनिशमेंट मिलेगी ना। ऐसे ही अगर लोप मतलब किसी काम को करना है, जैसे पुलिस का काम है कि अगर आप उसके पास जाते हैं FIR लॉन्च कराने के लिए, है ना, अब वो नहीं लिखता है तो उसके लिए पनिशमेंट दी हुई है ना। तो
ऐसे ही जो काम के लिए वो बॉन्ड है और वो नहीं करता है तभी पनिशेबल होगा, और ऐसा काम जो इसमें बताया गया नहीं करना है और आप फिर भी वो कर रहे हैं तो भी आप पनिशेबल होंगे, किसमें, इसी एक्ट में। ठीक है। जो क्लॉज 4 है वो कहता है कि भारत से परे किए गए किसी अपराध के लिए जो कोई व्यक्ति भारत में तत्समय प्रवर्त किसी विधि के अनुसार विचारण का पात्र हो। वो कह रहा है कि भारत से बाहर आपने कोई अपराध किया है और भारत में जो भी उस टाइम पर लॉ इन्फोर्सेबल है उसमें अगर आप आपका ट्रायल हो सकता है, तब आपको क्या है कि उपबंधों के अनुसार ही दोषी माना जाएगा, और ऐसा माना जाएगा कि आपने वो कार्य कहाँ करा है, भारत में ही किया है। मतलब कोई व्यक्ति बाहर जाके मर्डर करता है तो जब वो हिंदुस्तान में आएगा ना तो उसका ट्रायल चलाया जाएगा और ऐसा ही दोषी माना जाएगा जिससे उसने ये काम भारत में ही किया। ठीक है। इसका क्लॉज 5 कहता है कि भारत के बाहर किन किन पे लायबल होगा। तो पहला इसका जो पॉइंट है, भारत के बाहर और परे किसी स्थान पर में भारत के किसी नागरिक द्वारा, अगर भारत के किसी नागरिक द्वारा बाहर कोई अपराध किया जाता है तो उस पर BNS लागू होगी। ठीक है। और किस पे लागू होगी, जो भारत में रजिस्टर्ड किसी पोत या विमान या वह कहीं भी हो किसी व्यक्ति द्वारा। ठीक है। दूसरा क्या है कि भारत में रजिस्टर्ड होना चाहिए, वो कोई भी एयरक्राफ्ट हो या कोई भी शिप हो, तो आपको फिर BNS से डील करेंगे। या भारत में अवस्थित किसी कंप्यूटर साधन को लक्ष्य बनाकर भारत से बाहर या किसी परे स्थान पर किसी व्यक्ति द्वारा किए गए अपराध के संबंध में भी ये लागू होगा। तो इसमें ये तीनों चीज़ें आ गई हैं। ये बहुत बार पूछा भी गया है, ये प्री पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। वो आपसे इसके तीनों क्लॉज पूछ लेता है। किस में पूछता है, एक प्री में मतलब बना के पूछ लेगा कि किस पे BNS लागू होगी, भारत के नागरिक द्वारा या भारत में रजिस्टर्ड पोत पर या फिर कंप्यूटर साधन को लक्ष्य बनाकर भारत से काम जो बाहर किया जा रहा है। तो आप उसमें ऑल ऑफ द अबव को टिक करेंगे। ठीक है। अपराध क्या है, अपराध एक ऐसा कार्य है जो इस संहिता द्वारा क्या है, दंडनीय बनाया गया है। मतलब जैसे इसमें आप पूरे सेक्शन पढ़ेंगे तो उसमें बताया गया है ना कि आप ये काम करेंगे तो आपको ये पनिशमेंट मिलेगी, ये पनिशमेंट मिलेगी। तो अगर आप वो काम करते हैं वो क्या है, एक अपराध है। ठीक है। यहाँ पर एक दृष्टांत भी दिया गया है और ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि जो भारत का नागरिक है, तो देखो भारत का नागरिक है तो उसमें लगेगी ना, यहाँ पर बताया उन्होंने कि भारत से बाहर किसी भी स्थान पर भारत के नागरिक द्वारा, भारत का नागरिक है तो BS उस पर लागू होगी ही होगी। भारत से बाहर या किसी स्थान पर किसी की हत्या करता है, उसने हत्या करी, अब वो भारत में जहाँ भी जिस स्थान पर पाया जाएगा, अगर वो वहाँ विदेश से आके दिल्ली में लैंड करता है या देहरादून में करता है या हरिद्वार में करता है, तो वहीं पर जहाँ वो पाया जाएगा वहीं उसको मर्डर के लिए ट्रायल और दोषित किया जा सकता है। ठीक है। जिस भी स्थान में वो पाया जाएगा, मतलब विदेश से आकर आप जहाँ भी लैंड करेंगे, जहाँ भी सरकार को पता लगेगा, पुलिस को पता लगेगा, वहीं आपको अरेस्ट करके वहीं आपका ट्रायल चलाया जाएगा। ठीक। जो इसका 6 क्लॉज है वो बात करता है सेविंग क्लॉज के बारे में। मतलब क्या है इसका, देखिए आपको इसमें कीवर्ड पकड़ने हैं। जो सेना संबंधी जितने भी क्या है विधियाँ हैं और विशेष विधि कोई भी स्थानीय विधि, उस पर ये जो आपकी BNS है वो प्रभाव नहीं डालेगी। यहाँ सेविंग क्लॉज में ये चीज़ डाल दी गई है। अब यहाँ पर है इसका सेक्शन 2 जिसमें क्या है, डेफिनेशन है। इसमें टोटल जो डेफिनेशन है वो कितनी है, 39। ठीक है। कितनी है, 39। अब इसमें एक एक करके हम डेफिनेशंस पढ़ेंगे। इसको थोड़ा लंबा हो जाएगा वीडियो, तो इसको हम कल कवर करेंगे। ठीक है। तो इसमें मैं पूरी डेफिनेशन आपकी कल कवर कर दूँगी। और आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स में शेयर करिएगा। और इसी के साथ जैसे मैं आगे आगे बढ़ती रहूँगी, आपको बताती रहूँगी कि कहाँ से कौन से क्वेश्चंस प्री में पूछे जाते हैं। तो आप इनको प्लीज़, अगर आप साथ में पढ़ रहे हैं तो आप अपने एक नोट्स बनाते चलें। बहुत ऐसे बिल्कुल जैसे इसमें बुक में बेरकम डिटेल में दिया ऐसे नहीं, बहुत अपने हिसाब से छोटे छोटे कंसाइज फॉर्म में बनाना है, जिससे आपको एग्ज़ाम टाइम में कोई प्रॉब्लम ना हो और आराम से आप उससे रिवीज़न कर पाएँ। तो ये वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं। अच्छी लगी हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जल्दी।